नमस्कार साथियों, हमें अलारिया एकेडमी पर आज हमारी जो प्रैक्टिस क्लास है वो है अधिगम कम मूल्यांकन से संबंधित, यानी एवोल्यूशन ऑफ लर्निंग। इस चैप्टर से भी सभी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं, सो आज की क्लास भी इम्पोर्टेंट है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में अंत तक बने रहें, जिससे कि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, आकलन असेसमेंट मूल्यांकन की संक्षिप्त प्रक्रिया है, विस्तृत प्रक्रिया है, बहुआयामी संकल्पना है या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा आंसर हमारा। तो असेसमेंट जो है एक संक्षिप्त प्रक्रिया है मूल्यांकन की, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा, मूल्यांकन शिक्षण एवं शिक्षार्थी दोनों किस प्रकार का कार्य करता है? तो एवोल्यूशन जो है हमारा वो शिक्षण एवं शिक्षार्थी के लिए किस प्रकार कार्य करता है? पुनर्बलन का, समावेशन का, अधिगमन का या इनमें से कोई नहीं? तो जो मूल्यांकन है वो शिक्षण और शिक्षार्थी के लिए एक पुनर्बलन, एक फीडबैक का कार्य करता है, तो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा, क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस ओर संकेत करता है? सीखने के लिए आकलन पर, आकलन के लिए सीखना, आकलन का सीखना या सीखने का आकलन? वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आ भी चुका है। तो जो हमारा भ्रमण करना है, क्षेत्र भ्रमण, वो सीखने के लिए आकलन होता है, यानी लर्निंग ऑफ असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता नहीं है? इसमें नहीं है पूछा है। यह मूल्यांकन शिक्षा प्राप्ति के बाद किया जाता है। इसमें सूचना को सामान्य रूप से अंकों एवं ग्रेडों में रूपांतरित किया जाता है। इसमें सूचना अध्यापक द्वारा एकत्र की जाती है या फिर इसमें सूचना छात्रों के द्वारा स्वयं एकत्र की जाती है? बताइएगा। तो जो हमारा अधिगम के मूल्यांकन की विशेषता है वो है शिक्षा की प्राप्ति के बाद किया जाता है, एवोल्यूशन, और सूचना को सामान्य रूप से अंकों तथा ग्रेडों में भी ट्रांसफर करता है, और सूचना अध्यापक द्वारा भी एकत्रित होती है ये एवोल्यूशन। लेकिन सूचना अध्यापकों के द्वारा सूचना छात्रों के द्वारा स्वयं नहीं की जाती। तो हमारा फोर्थ ही इसमें सही हो जाएगा, निगेटिव पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर क्वेश्चन है हमारा, वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के निर्देशों के आधार पर तो किया जाता नहीं है किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर कहलाता है? विद्यालय आधारित मूल्यांकन, निरीक्षण कहलाता है, अवलोकन या व्यापक मूल्यांकन? तो जो विद्यालय आधारित मूल्यांकन है वही हमारा दिशा निर्देशों के आधार पर
नहीं किया जाता, किंतु परिषद बोर्ड स्तर पर वह विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है। तो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, वह मूल्यांकन वह मूल्यांकन जो विद्यालय परिषदों के दिशा निर्देशों के आधार पर, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का मापदंड है। क्या मापदंड है? अधिगम के अच्छे मूल्यांकन का मापदंड क्या है? क्या हो सकता है इनमें से? ये युक्तिसंगत होते हैं, ये विश्वसनीय होते हैं, ये तुलनीय होते हैं, ये सभी बताइएगा इनमें से। तो मूल्यांकन जो होता है, एवोल्यूशन जो होता है, वो युक्तिसंगत भी होता है, विश्वसनीय भी और तुलनीय भी होते हैं। तो इसमें हमारा फोर्थ सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। आजकल विद्यालय आधारित मूल्यांकन की चर्चा की जाती है। इसके अंतर्गत अध्यापकों को विद्यार्थियों के बारे में निम्नलिखित में से क्या जानने का अवसर प्राप्त होता है? बताइएगा क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। आजकल विद्यालय आधारित जो मूल्यांकन की चर्चा की जाती है, इसके अंतर्गत अध्यापकों को विद्यार्थियों के बारे में क्या जानने का अवसर प्राप्त होगा? वे क्या सीखते हैं, वे क्या सोचते हैं, वे कैसे सीखते हैं? ऑप्शन है केवल ए, बी और सी, ए और सी, या ये सभी। तो वो क्या सोचते हैं, क्या सीखते हैं, कितना सीखते हैं, ये सभी मूल्यांकन में सीखा जाता है। मूल्यांकन से पता चलता है छात्रों का कि कितना सीखा है और कितना अचीव किया है उन्होंने, क्या सोच है उनकी। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ सही होगा। क्वेश्चन है अगला हमारा, केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने विद्यालय आधारित सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के दिशा निर्देश दिए हैं। इस निम्नलिखित में से कौन सा इनका एक उद्देश्य नहीं है? कौन सा एक उद्देश्य नहीं है मूल्यांकन के दिशा निर्देश में? बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना, बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम करना, विद्यार्थियों को अपनी रुचि के अनुसार पढ़ने की छूट देना, छात्रों की प्रवीणता के निर्धारण के लिए अंक के स्थान पर ग्रेडों का प्रयोग, या फिर निदान एवं उपचार के साधन की व्यवस्था करना। बताइएगा। केंद्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो बताया है वो रुचि के अनुसार बच्चों को पढ़ाने का, उनको पाठ्यक्रम भी छात्रों के अनुसार ही ढालने का बताया है। तो इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन कौन सा होता है? बहुआयामी, संकीर्ण, एकल आयामी, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा विद्यालय आधारित मूल्यांकन होता है वो बहुआयामी होता है। हर बच्चे की सोचने, सीखने और कुछ भी करने की क्षमता अलग होती है, तो ये बहुआयामी होगा। तो हमारा आंसर फर्स्ट सही होगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक तात्पर्य क्या है? एक बार के कार्यक्रम के बदले निरंतर मूल्यांकन, छात्रों के शैक्षिक एवं सह शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन,
छात्रों की ज्ञान समझ व्याख्या अनुप्रयोग विश्लेषण इत्यादि क्षमता का मूल्यांकन, या फिर छात्रों की याद करने की क्षमता का व्यापक मूल्यांकन। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक का जो मीनिंग है वो क्या हो सकता है? तो छात्रों के शैक्षिक एवं शैक्षिक पक्षों की किसी एक क्षमता का व्यापक मूल्यांकन होता है। तो आंसर हमारा सेकंड इसमें सही है। नेक्स्ट चलते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक, ये हो गया था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है इनमें से? याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना, छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना, अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना, या फिर बोधात्मक मनोप्रेरक और भावनात्मक कौशलों के विकास में सहायता करना। तो हमारा जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है इसका उद्देश्य नहीं है पूछा है। याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देता है, छात्रों के सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय भी लेता है, सही है ये भी। बोधात्मक मनोप्रेरक और भावनात्मक कौशलों के विकास में भी सहायक है ये, लेकिन अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित नहीं है कार्यकलाप इसमें ये छात्र केंद्रित है। तो हमारा आंसर इसमें थर्ड सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पढ़ाई के दौरान असफल होने वाले विद्यार्थियों का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत होता है? असफल होने वाले विद्यार्थी को पूछा है कि उनका मूल्यांकन किस प्रणाली के तहत होगा? रचनात्मक मूल्यांकन प्रणाली, योगात्मक मूल्यांकन प्रणाली, डायग्नोस्टिक असेसमेंट सिस्टम, या इनमें से कोई नहीं। तो जो असफल विद्यार्थियों के जो मूल्यांकन होते हैं वो होते हैं हमारे डायग्नोस्टिक असेसमेंट सिस्टम में। तो ऑप्शन हमारा इसमें थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन सत्र की समाप्ति के बाद होता है? योगात्मक मूल्यांकन, रचनात्मक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन, या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। तो रचनात्मक मूल्यांकन समय समय पर होते हैं, निदानात्मक भी समय समय पर जब प्रॉब्लम सॉल्विंग का कुछ ऐसा आता है, छात्रों के साथ कुछ समस्या आती है। लेकिन योगात्मक मूल्यांकन वो सत्र की समाप्ति के बाद ही होता है, क्योंकि सभी का योग होकर ये एवोल्यूशन होता है। तो आंसर हमारा फर्स्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को कौन से कार्य करने चाहिए? छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सकें, छात्रों के बीच तुलना करना, छात्रों के बारे में नकारात्मक बयान देना, या फिर शिक्षार्थियों को मंद, कमज़ोर, बुद्धिमान आदि के रूप में वर्गीकृत करना। तो छात्रों के बीच तुलना ये गलत बात है, क्योंकि बच्चे में फिर हीन भावना आएगी। छात्रों के बारे में नकारात्मक बयान भी नहीं दे सकते आप, फिर वो आपके स्कूल आने से भी कतराएगा, ये भी गलत होगा। शिक्षार्थियों को मंद, कमज़ोर, बुद्धिमान और आदि रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी जो हमारे विद्यालय हैं वो समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, न कि किसी विशेष स्कूल को। तो हमारा इसमें फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। छात्रों को फीडबैक उपलब्ध कराना और उन्हें अपने प्रोत्साहित करना कार्यों में और सीखने में भी प्रोत्साहित करना, तभी छात्र आसानी से सीख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा गया है इसमें। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आविधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। व्यापक संगठक में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा सहशैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है। इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है, या फिर इसमें मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है। तो इसमें रॉन्ग पूछा है, रॉन्ग कौन सा है। तो सतत एवं विकास मूल्यांकन सतत पहलू के अंतर्गत एक सतत प्रक्रिया है मूल्यांकन की, जिस पर ध्यान दिया जाता है। तो ये तो हमारा सही होगा। और इसमें निगेटिव पूछा है ना। व्यापक संगठन में विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा सहशैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है, ये भी हमारा सही है। इसमें मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का उपयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है, ये ऑप्शन भी हमारा सही है। लेकिन ये नहीं है कि उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है छात्रों का, तो ये हमारा नेगेटिव पॉइंट है। तो हमारा इसमें थर्ड सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उपकरण या साधन है। निरीक्षण, प्रश्नावली, जांच सूची। तो ऑप्शन हमें हमारे केवल ए, केवल बी, केवल सी या ये सभी। तो जो हमारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है उनके लिए निरीक्षण भी ज़रूरी है, प्रश्नावली भी और जांच सूची भी। इसी से हमारा पूरा मतलब संपूर्ण मूल्यांकन निकल कर आता है। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा, सभी की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है, पारंपरिक ब्राहा परीक्षा की तुलना में वर्तमान समय में विद्यालय आधारित मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता क्यों है। मूल्यांकन को सुदृढ़ करने की आवश्यकता पूछ रहे हैं इसमें वर्तमान समय में, क्योंकि विद्यालय आधारित मूल्यांकन में बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन वर्ष के अंत में एक बार होता है, जिससे छात्रों को सुविधा होती है। विद्यालय आधारित परीक्षा में अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। यह उपरोक्त सभी बताइएगा। तो बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होता है इसमें। तो वर्तमान में मूल्यांकन सुदृढ़ करने की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि बच्चों की सभी योग्यताओं का मूल्यांकन होगा। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता। कौन सा कार्य इसमें नहीं किया जाता है व्यापक एवं सतत मूल्यांकन में। इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है। इसमें बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है या मूल्यांकन को व्यापक एवं नियमित बनाया जाता है। तो इसमें नेगेटिव पॉइंट पूछा है हमारा। इसमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से किया ही जाता है, सही है। ये भी हमारा नेगेटिव पूछा गया है इसमें, है ना। और इसमें बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है, ये भी सही है। मूल्यांकन को व्यापक और नियमित बनाया जाता है, ये भी सही है। लेकिन ये हमारा नेगेटिव लग रहा है। इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो जाएगा। प्राप्तांक को इतना बेस नहीं माना है मूल्यांकन में, क्योंकि बच्चे
कि सीखने की प्रवृत्ति देखनी है, बच्चा कहाँ तक सीख रहा है। तो इसलिए छात्र केंद्रित हमारी शिक्षा है। क्वेश्चन है हमारा, सतत और व्यापक मूल्यांकन में किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों के कौशल, छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में सफलता का स्तर, सामाजिक आर्थिक स्थिति या छात्रों के वैयक्तिक कौशल, रुचि एवं अभिवृत्ति। तो इसमें भी निगेटिव पूछा गया है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में किसका मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए? विभिन्न क्षेत्रों के कौशल का मूल्यांकन होता है छात्रों का, छात्रों के विभिन्न विषय क्षेत्रों में भी, और वैयक्तिक कौशल, रुचि, अभिवृत्ति सभी में होता है, लेकिन सामाजिक आर्थिक स्थिति का नहीं होता। तो हमारा ऑप्शन 3 ही है, सही होगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? प्रत्येक विद्यार्थी की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना, बच्चों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्र करते रहना, शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना, या बच्चों की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अभिलेखबद्ध करना। बताइएगा। तो हम बच्चों को, शिक्षार्थियों को वर्गों में नहीं बांट सकते किसी भी आर्थिक या सामाजिक स्थिति से, और तुलना भी नहीं कर सकते। तो हमारा ऑप्शन इसमें नेगेटिव पूछा है ना, तो हमारा ऑप्शन इसमें 3 सही हो जाएगा। जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आपको नई हमारी क्लास मिलती रहे और आपकी तैयारी में कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो, और आपकी तैयारी चलती रहे अच्छे से, और अपनी तैयारी करते रहें। धन्यवाद।